हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं वीडियो लाया हूँ कि मार्केट क्या हो सकता है, मंडे को किस तरीके से हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और इंडियन मार्केट्स में भी जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आईटीसी के, आईसीआईसीआई बैंक के और रिलायंस के, वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट नाउ अगर मार्केट आप देखेंगे क्लोज हुआ है बहुत लो लेवल पे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी वॉज वेरी स्ट्रांग, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था और ऐसा नहीं था कि नॉन बैंक वाले स्टॉक्स लिफ्ट नहीं कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं आईटीसी ने एक अपसाइड दिखाया, विप्रो ने अच्छा खासा लिफ्ट कर रखा था, आईटी ने थोड़ा सपोर्ट किया और बैंक्स तो रियली बहुत स्ट्रांग थे। आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी अच्छी खासी रैली दी है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट कैसा था, रिलायंस का कैसा रिजल्ट था, आईटीसी का कैसा रिजल्ट था, उनके बारे में बात करेंगे और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है चार्ट्स के हिसाब से। तो वो कल सुबह प्री ओपन में ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक क्या करने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो किस तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करें, इसके बारे में, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रांग था रिजल्ट के पहले, आईटीसी रिजल्ट के पहले बहुत स्ट्रांग था और वहीं पे आप देखेंगे रिलायंस रिजल्ट के पहले वीक था। तो ये दिखाता है कि आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी ने रिजल्ट की पॉजिटिविटी को ऑलरेडी फैक्टर इन किया है। मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस ने कि कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो उसको फैक्टर इन किया है। तो अब यहाँ पे कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि रिलायंस मोस्ट प्रॉब्ली बाउंस कर सकता है और आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी मोस्ट प्रॉब्ली डिप मार सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, शायद 1-2% का मूवमेंट हो, लेकिन पॉसिबिलिटी जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे आईटीसी का रिजल्ट है तो हेडलाइन में आपको दिखा रहा है कि मिसेस स्ट्रीट एस्टिमेट और जो पैट है, प्रॉफिट है, वो बढ़ा है 3000 करोड़ है करीब करीब। तो ओवरऑल रिजल्ट्स में इतनी कोई बुराई नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड की सेकेंड वेव आई, फर्स्ट वेव से निकल ही रहे थे। तो ये सब चीज़ों के चलते जो एफएमसीजी और ये कंपनीज़ हैं इनके पास इतना वो नहीं रहता, कुशन नहीं रहता कि अपने नंबर्स को मैनेज कर सके बैंक की तरह। बैंक में बहुत कुशन होता है, बहुत कुछ मैनेज किया जा सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे हैं उस साल जब बिजनेसेस रिकॉर्ड स्तर पे क्लोज हो रहे हैं। तो ये आपको हमेशा समझ में आएगा कि आपकी सैलरी कट गई लेकिन बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहा है, कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसको कहते हैं नंबर रीजगलिंग। और ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम जो ऑडिट सिस्टम होता है और हमारे यहाँ जो लूप होल्स हैं, आप कह सकते हैं जो गैप्स होते हैं, उनको यूटिलाइज करने का इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे सिस्टम में कि नंबर्स दिखाए जा सकते हैं। और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रदान की गई थी कि आप करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वार्टर का अगले क्वार्टर करो, बहुत कुछ हुआ है। तो आपको दिखेगा वो। और उसी का एडवांटेज है कि नंबर्स इतने अच्छे आए, उसी का एडवांटेज है कि प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पे आए। बल्कि आप प्रॉफिट में मत जाइए, आप देखिए लास्ट 2 साल में कंपनियों की सेल्स कितनी बढ़ी। रिलायंस की सेल्स बढ़ रही है, क्यों? रिलायंस ने रिटेल में कदम रखा है, रिटेल में सेल्स ज़्यादा होती है, मार्जिन कम होता है, आपको पता है। और जो जियो है और बहुत सारे इसके बिजनेसेस हैं, तो जो हाई सेल्स लो मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं। तो जब सेल्स बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। जैसे वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इतना ज़्यादा बेचती है, आज से नहीं 10-15 साल से, लेकिन उसका प्रॉफिट जो होता था हमेशा कम होता था, मार्जिन बहुत कम होता था। तो इस तरीके के बिजनेस में रिलायंस घुसा है, इसलिए आपको दिखेगा कि सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट इनफैक्ट कम हुआ है। तो अगर आप रिलायंस की सेल्स देखेंगे तो रिलायंस में रेवेन्यू जो है 1.44 लाख करोड़ बढ़ा है और सेल्स एंड सर्विस जो है 57% बढ़ा है। डेफिनेटली जो आपको मैंने बताया वो तरीका कि सेल्स बढ़ेगी लेकिन मार्जिन आपका उतना नहीं रहेगा। प्रॉफिट जो है वो डाउन है, 12,273 करोड़ है। तो प्रॉफिट कम हुआ है और सेल्स बढ़ी है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इनफैक्ट रिजल्ट्स रिलायंस के कई लोग बोल रहे हैं कि उम्मीद ज़्यादा बेटर की जा सकती थी और जो जियो के रिजल्ट्स हैं उनसे भी उम्मीद ज़्यादा बेटर की जा सकती थी, लेकिन उतनी नहीं है। दूसरा है कि एयरटेल जो है बहुत ज़्यादा मार्केट अब धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, दोबारा से उसकी एक पॉजिटिविटी फैल रही है जो रिलायंस के लिए नेगेटिव है। तो इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। और अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक सेम चीज़, यूजिंग द लूप होल्स, प्रोविजनिंग कम करके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, उसकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम आए हैं। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हम नहीं कह सकते बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से और ऊपर जाने का कुशन कम है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैट रह सकता है या निगेटिव भी आ सकता है। देखिए रिजल्ट को किस तरीके से मार्केट लेगा वो कल आपको प्री ओपन में दिख जाएगा। कई बार होता क्या है कि मीडिया डिसाइड करती है कि क्या बनाना है माहौल और क्या हेडलाइन होनी चाहिए किस तरीके से।
मतलब ऐसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट बट मिसेस, कई बार दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज रॉक सॉलिड लेकिन स्टॉक गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो कल मेरा ये कहना है कि 9-15 के पहले डिसीजन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली रिलायंस ऊपर और आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन ये हो सकता है जो रिशफलिंग काइंड ऑफ थिंग। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले आप देखेंगे डाउ जोन्स अगेन रिकॉर्ड हाई पे, और रिकॉर्ड हाई पे आया है। ऑलमोस्ट यही हाई 2-3 बार टच कर चुका है। हर बार इसमें हायर लेवल से अपर विक बनाता है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा मोटा ही। लेकिन यहाँ पे क्या करना चाह रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डाइवर्जेंसेस हैं ऑलरेडी, जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। रैली तो आ रही है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। और हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि हम एक तरह से इस नैरो जोन में आ रहे हैं, जिस नैरो जोन के बाद एक डिसाइसिव मूव मार्केट नॉर्मली लेता है। और अभी तक तो जो दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज भी बन रहे हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसी हाई के आसपास बहुत दिन से घूम रहे हैं, इस हाई के आसपास। तो ये भी एक नेगेटिव साइन होता है कि हम बहुत बड़ा एक नया हाई नहीं बना पा रहे हैं। तो प्राइस एक्शन वाइज तो इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लोज हाई पे जा रहे हैं, डिप्स जो है उसको बाय किया जा रहा है। तो क्या होगा किसी के बस का नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इस तरीके का मार्केट जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रॉथ है, जिसमें बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो चुका है, कोई भी डिप, कुछ भी बुरी न्यूज़ है, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, तो इस तरीके के मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक डाउनफॉल ही दिखता है। और डाउनफॉल जो होता है बहुत तेज़ होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा लगातार आपको कैंडल्स दिखे, उसी तरीके से होगा, लेकिन तैयारी करने का मौका नहीं देगा। ये प्रॉब्लम है। तो 2 से 3 दिन में आप देखेंगे सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे हम, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको तैयार मोस्ट प्रॉब्ली कॉल सेलिंग करिए, क्योंकि ब्लैक स्वॉन कभी भी आ सकता है। ग्रीन स्वॉन ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूज़ जिससे मार्केट बहुत खुश हो जाए, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है आजकल। अब नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक बहुत ही सॉलिडली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें यहाँ पे लगातार 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए हैं, ऑलमोस्ट 4% की रैली आई है 3-4 दिन में। पूरा ये जो फॉल था इसको रिवर्स करके एक नया हाई बनाया है। तो नैस्डैक अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नैस्डैक को अभी भी हम इस तरीके से नहीं मान सकते कि ये नहीं आ रही है, अभी रुकेगा, क्योंकि टेक में बहुत ज़्यादा रिटेल का इंटरेस्ट है, पैसा जा रहा है, फंड्स का पैसा जा रहा है। तो नैस्डैक ही होना चाहिए डिसीजन मेकर कि क्या हो रहा है मार्केट में। और जब तक नैस्डैक कमज़ोर नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ रेजिस्टेंस पे फिर पहुंच चुका है, फिर एक डिप आ सकता है, फिर एक बाउंस आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये हिट कर रहा है अपनी सीलिंग को बार बार। और यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं कहूँगा कि गैप अप में कॉल सेल करना एक बेटर ऑप्शन है, डिप में बाय करना भी एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन आप यहाँ पे फ्लैट में आप लेके उम्मीद करें कि उठेगा, बहुत मुश्किल है। डिप में ज़रूर बाइंग आ रही है। डिप जो भी मिलते हैं, देखिए आप यहाँ पे 3-4 दिन फॉल आया, करीब 3 to 4% का फॉल आया, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रिकवरी आ गई। तो अगली बार जब दोबारा ऐसा कुछ 2-3 दिन का फॉल आए, उसके बाद आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई भी गैप अप मिलता है, एक चीज़ और आप देखिएगा कि हर दिन मार्केट गैप डाउन होकर सॉलिड कैंडल, ये सभी कैंडल सॉलिड है, फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि इनडिसाइसिव कैंडल बना रहा है। इनडिसाइसिव कैंडल बनाता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉलिड कैंडल बना रहा है, ये दिखा रहा है कि पुश ऊपर की तरफ ही है, लेकिन डिप में बाय करना है। तो इंडिया में भी सेम चीज़ है, डिप में बाय करो, गैप अप में मत चेस करो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल STL FinShots को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स आने वाले हैं, और ये शॉर्ट्स आपको मदद करेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि दोनों बहुत ज़्यादा वीडियोस एक चैनल में डाल नहीं सकते, उससे फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, इसलिए हमने शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल ही बना रखा है। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि इसके वीडियोज़ आपको तुरंत देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मार्केट मूवर्स हो सकते हैं। मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। तो इसको सब्सक्राइब करिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। तो ITC का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक दोबारा से अगर डिप आता है 210, 209 का, वो बाइंग एरिया होगा, लेकिन इसको 209 के ऊपर सर्वाइव करना चाहिए, 209 नहीं टूटना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डिप आए और फिर हम ऊपर की तरफ कोशिश करें। तो ओवरऑल ITC स्टिल, मैंने हमेशा आपको कहा है, मैंने उस दिन भी कहा था ये चीज़ कि गवर्नमेंट स्टेक सेल करेगी, लेकिन 210 का लेवल टूट जाए तो बुलिश है, और 200 का लेवल टूट जाए तो 190 तक जाएगा। लेकिन मैं इसको हर डिप में बाय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन करंट में नहीं बाय करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं होल्ड करता हूँ। तो ये करंटली मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ITC में थोड़ा मोड़ा डिप मिलेगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इसका मोमेंटम है, तो इसमें आप बने रहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो रिलायंस आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन में चल रहा है बहुत दिन से, ये जो एरिया है इसको ब्रीच नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ और है कि बहुत लोअर लेवल्स नहीं बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर जाने की तैयारी है।
ये दोबारा से वापस 2240 की तरफ जा सकता है। अब ये दिखाएगा, ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट इसको किस तरीके से फैक्टर इन करता है। हेडलाइन में तो इतना नहीं दिखाया जा रहा कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ऐसा नहीं अच्छा रिजल्ट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, बुरे रिजल्ट में भी मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर पे नहीं है हाई लेवल पे। तो मुझे ऐसा लगता है कोशिश ऊपर की ही होनी चाहिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2077। किसी भी केस में 2077 के नीचे हम गए तो हम फिर इस एरिया की तरफ 1930 की तरफ भाग चलेंगे। तो ओवरऑल देखिए मार्केट हाई पे है, बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए हैं, 16,000 जाने के हमें कई मौके मिले हैं। तो मुझे लगता है कि एक आखिरी मौका ये हो सकता है जब रिलायंस या कुछ और स्टॉक्स मिलके 16,000 टच करा दें, 16,000 टच करा दें। उसके बाद अगर अभी भी नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है, फिर 16,000 आते आते यहाँ से पूरा का पूरा ये कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो 16,000 की उम्मीद में ले लेके एवरेज कर करके बैठे हुए हैं और वो आ नहीं रहा है। और धीरे धीरे अगर कोई बड़ा आदमी निकलने चालू कर दिया, 2-4 बड़े कैंडल बन गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आखिरी कोशिश हो सकती है रिलायंस के दम पे, देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। और 2153 के ऊपर श्योर शॉट यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखना चाहिए, क्योंकि ये आपका ये रिसेंट वाला हाई भी ब्रेक हो जाएगा। अब उसके अलावा जो ICICI बैंक है उसकी बात कर लेते हैं। ICICI बैंक ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है, रिजल्ट मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, कोई इतना बहुत वो नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको एक अगर गैप अप मिलता है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, गैप डाउन मिलता है तो आपको 650 एरिया में बाइंग मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, अगर फ्लैट खुलता है तो मुझे लगता है धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि इसी रेंज में चल रहा है फिलहाल। तो इस रेंज को फॉलो करते हुए अगर वापस यहाँ 650 के आसपास आया, वो बाइंग एरिया होगा। इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे, गैप अप में भी बाइंग नहीं करेंगे। गैप अप में आप मोस्ट प्रॉब्ली अपने शॉर्ट्स बना सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब इसके अलावा हम यहाँ पे एक और स्टॉक लेंगे, एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स देखिए दोबारा से ऑयल प्राइसेस फिर से हाई 73 के ऊपर जा चुके हैं, और इसका जो रिजल्ट आया था वो भी मतलब उसको पॉजिटिवली लिया गया डेफिनेटली। बट द थिंग इज कि अभी जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको किस तरीके से फैक्टर इन करेगा। 3070 के नीचे अगर वापस आ गया, ये 3070 एग्जैक्टली हम सपोर्ट पे हैं। अगर इसको हमने तोड़ा तो वापस हम 2980 या 3000 की तरफ बढ़ चलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ से आपको एशियन पेंट्स थोड़ा सा निगेटिव मोमेंटम दिखाए तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर से हम उसी रेंज में आ जाएंगे। कौन सी रेंज है वो? 2970 से लेके 3050, ये रेंज चल रही है, बहुत दिन से चल रही है, इसी रेंज में फिर से आके फंस जाएगा। ओवरऑल ये जो कैंडल बना है ये मोस्ट प्रॉब्ली एक आप कह सकते हो कि शॉर्ट ट्रैप हो चुके होंगे, क्योंकि हमने जब यहाँ पे इसका कॉल सेल किया था हमने बुक कर लिया था, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा था कि यार ये बिहेव प्रॉपरली नहीं कर रहा है। ऑयल प्राइसेस हाई थे फिर भी ज़्यादा नहीं गिर रहा है, तो ऑयल प्राइसेस अगर कल को सही में गिर गए तो ये तो बाउंस अच्छा खासा मारेगा। और वही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंस चुके थे। ये जो है ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे इसको कहते हैं वीक शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गिरा नहीं पा रहे हैं। आप देखो हर छोटे छोटे डिप के बाद बाइंग आ रही है, और धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पे कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, और ये एक रीसेंट हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट 3020 जो एरिया था बहुत दिन से नहीं तोड़ पा रहा था, इसको ब्रेक करते ही एक बड़ा अपसाइड आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वापस ये रेंज में रहेगा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है एशियन पेंट्स में, क्योंकि ऑलरेडी गुड रिजल्ट है, सब कुछ फैक्टर इन है। ऑयल प्राइसेस हाई पे रहने पे इसको प्रॉब्लम ज़रूर होने वाली है। अब उसके अलावा एक और स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है कि हर बार बाउंस हो रहा है फिर उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। एक्सिस बैंक आप देखेंगे कि बहुत लंबा कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। हमारे मार्केट में एक ऐसा कंसोलिडेशन मतलब बहुत कम लोगों ने देखा होगा जो 8-10 साल से मार्केट देख रहे हैं, कि मतलब मंथ्स ऑलमोस्ट महीनों तक एक ही रेंज में है। और ऐसा नहीं छोटे मोटे स्विंग, वाइल्ड स्विंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन वो रेंज नहीं टूट रही है। मतलब आप देखिए यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 27 मई से लेके अभी तक हम उसी एरिया में हैं, जहाँ थे वहीं पे हैं, कोई पॉइंट का डिफरेंस तक नहीं आया। तो करंटली जो सपोर्ट है वो इसी एरिया में है 750 के आसपास। ये ब्रेक होता है तो आप दोबारा से 738 730 की तरफ जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बाउंस होना चाहिए, इसको मोस्ट प्रॉब्ली बाउंस होना चाहिए, क्योंकि अगर IC से नीचे जाएगा तो संभालने के लिए एक्सेस को ये लोग उठा सकते हैं। तो ये मुझे कल का फैक्टर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 770 तक में भी फिर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, वहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये आपको हो गया एक्सिस बैंक के बारे में। एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बनाया है। मेरे हिसाब से ये जो एरिया था कंसोलिडेशन का, इसको इसने तोड़ा है, और अभी फिलहाल 283 280 के एरिया में, ये जो एरिया था आप बहुत दिन से इसको देखेंगे, ये एरिया अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया पे सपोर्ट है 283। तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन जिसको बोलता है लॉन्ग टर्म बाय करना है तो स्टार्ट यहाँ पे कर दो, और नीचे जाए तो और बाय कर लो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप कभी भी श्योर हो गए कि ये बॉटम है या ये टॉप है। तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी ए गुड पॉइंट एट 285 पे एक अच्छा एरिया स्टार्टिंग का हो सकता है। हम उसके पास में हैं, यहाँ पे बॉटम भी बना सकता है, क्योंकि आप देखिए जब हम गिरते हैं यहाँ पे तो बहुत शार्पली गिरते हैं, लेकिन बाउंस भी शार्पली आ रहा है 280 के आसपास। तो 280 के आसपास अच्छे बायर्स हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ है
ये न्यूज़ अभी भी निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है। तो टाटा मोटर्स से हो सकता है लॉन्ग टर्म वाले लोग निकल रहे हो, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, आप वॉल्यूम प्रोफाइल का एनालिसिस भी करेंगे, तो 300 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, 300 से 310 वो ब्रेक हुआ है, तो अभी 280 का इंपॉर्टेंट है, और 280 भी अगर सर्वाइव नहीं कर पाया तो 250 तक ये चला जाएगा। लेकिन 250 तोड़ना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा इसके लिए। 250 इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर एक्यूमुलेशन। तो ये सभी स्टॉक्स मैंने लिए, और बातें करेंगे मार्केट के बारे में, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोबारा। बट राइट नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट इस एरिया पर सपोर्ट ले रहा है, 34,360 के आसपास बाउंस हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली एक और अटेम्प्ट करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अगर डाउन है तो कौन इसको ले जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी थोड़ा सा गिर चुका है, तो हो सकता है वो सपोर्ट करे दोबारा से। अगर हम गए तो 35,500 का एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए एटलीस्ट इस वीक की एक्सपायरी को। और अगर हम दोबारा से गिरते हैं तो आपका सपोर्ट आपको पता है 34,300 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। धीरे धीरे हम स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बाइंग मिल रही है। तो फिलहाल के लिए अगर गैप अप मिलता है तो मैं इसमें ऐसी पोजीशन नहीं लूँगा, मतलब मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा, मैं कॉल सेल करने की कोशिश करूँगा। अगर आप होल्डिंग करते हैं किसी बैंक की तो आप एग्जिट करने की कोशिश करिए, नई पोजीशन आप बनाइए अगर छोटा मोटा गैप डाउन मिले आपको 200-300 पॉइंट का। अब निफ्टी की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो निफ्टी में आप देखिए हमने रेजिस्टेंस एरिया फिर से इसको रिस्पेक्ट किया है, 15,900 910 पे है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे मुश्किल है 16,000। लेकिन अगर आपको कल दिखता है कि यहाँ से 178 देखिए 70 to 80 पॉइंट का अगर गैप अप मिल जाएगा तो आप 920 क्रॉस कर जाओगे, और 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो आप यहाँ से 16,000 के पास पहुँचने लगोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल आपको प्री ओपन में दिखे कि आपको 100 120, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल ये टच करा सकते हैं, क्योंकि रिलायंस का हो सकता है मॉर्निंग में रिलायंस को भी ऊपर ले जाएं, आईटीसी को भी ऊपर ले जाएं, आईसीआईसीआई बैंक को भी ऊपर ले जाएं, तीनों के दम पे इसको 16,000 टच करा दे। लेकिन 16,000 लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी डंपिंग होगी, बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे। तो उस एरिया पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, गैप अप मिलता है तो। उसके अलावा गैप डाउन में आपका सपोर्ट 15,640 पे है, इमीडिएट सपोर्ट आपका 15,770 750 के आसपास है। 750 एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था इस पूरे कंसोलिडेशन का सेंटर पॉइंट है 750। तो 750 के आसपास ही हम झूल रहे हैं। 750 से हम कभी भी 200 पॉइंट ना ऊपर जा पा रहे हैं ना नीचे जा पा रहे हैं। हम जिस दिन 750 से 350 400 पॉइंट की डिस्टेंस बना लेंगे एक तरफ, मतलब या फिर हम 16,100 के ऊपर चले जाएं या फिर हम 15,450 के नीचे चले जाएं, फिर उसके बाद एक लंबी डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट एटलीस्ट फॉर महीने 2 महीने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी तभी है जब आप यहाँ से कम 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करें। तो 300 पॉइंट ऊपर मतलब 16,050 16,050, और डाउन साइड में आपका 450 के नीचे। तो ये मेरा व्यू था। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। मार्केट अभी एक रेंज में है, रेंज में मुश्किल होती है डायरेक्शनल वाले लोगों को। तो बाउंस पे सेल करना है या डिप में बाय करना है, कॉल सेल करें पुट सेल करें, इसके लिए काफ़ी समझ के डिसीजन लीजिए, ऐसे ही ब्लाइंडली मत कूदिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि कैपिटल अपना बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मत लगाइए, क्योंकि मार्केट जब खुद डिसीजन नहीं ले पाया तो आप डिसीजन क्यों ले रहे हो, कमिट क्यों कर रहे हो इतना कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू वेरी मच।